वेलकम टू द बालाजी क्लासेस। आज की इस वीडियो में आप आधुनिक इतिहास एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन इसके प्रश्न देखेंगे। मैंने इसमें 10 ऐसे प्रश्न रखे हुए हैं जो बार बार हर एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए। आप पूरी वीडियो को देखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा। इस वीडियो में मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि एक एक क्वेश्चन को मैं पूरा एक्सप्लेन करूं, जिससे अगर एक प्रश्न से कम 3 से 4 क्वेश्चन बन जाएं तो मैं आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड हर एक फैक्ट को बताऊंगा। इसलिए आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, आपने कुछ पढ़ा हुआ है और आपकी तैयारी अच्छे से हो सकेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ आपने पहला क्वेश्चन देखा है कि भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया। तो भारत में काजू का प्रथम परिचय सबसे पहले करवाया था तो ऑप्शन डी यानी पुर्तगालियों ने करवाया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। इसके अलावा आप यहाँ पर ये देखें कि जो पुर्तगाली थे तो भारतीय कृषि में पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण जो उनकी भूमिका थी वो थी। किस प्रकार से? क्योंकि भारत में जो भी तंबाकू के अलावा आप देखें तो मूंगफली के अलावा आलू के अलावा मिर्च है, मकई है, टमाटर, शकरकंद या अमरूद है, जो शरीफा है, ये सब पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत में आया था। तो आपने क्या क्या देखा? तंबाकू है, मूंगफली है, आलू है, लाल मिर्च है, या जो मकई थी, मकई जिसे भुट्टा बोलते हैं, या टमाटर है, शकरकंदी है, चीकू वगैरह, काजू है, अमरूद है, पाइन एप्पल है या शरीफा है। तो ये जितनी भी फसलें मैंने आपको बताई तो ये सभी चीज़ पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत में लाया गया था। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात इसमें याद रखने वाली है वो यह है कि भारत में अगर प्रिंटिंग प्रेस जो भारत में थी, तो प्रिंटिंग प्रेस का और जो जहाज निर्माण का उद्योग है, जहाज निर्माण, तो जो जहाज निर्माण का ये जो उद्योग है, तो ये सभी चीज़ें पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत में लाई गई थी, पुर्तगालियों की ही देन थी। और भारत में पहली पुस्तक गोवा के पादरी जो थे 1557 में छापी थी। यानी भारत में जो पहली पुस्तक थी वो गोवा के पादरियों ने 1557 में, कब? 1557 में छापी थी। तो आई होप आपको पहले क्वेश्चन से रिलेटेड सारे फैक्ट समझ में आ गए होंगे। एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि भारत में पहला प्रश्न है कि भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था। तो ऑप्शन डी पुर्तगालियों ने करवाया था। इसके अलावा भारत में तंबाकू हैं, मूंगफली, आलू, लाल मिर्च, मकई, टमाटर, शकरकंद, चीकू, काजू, अमरूद, पाइनएप्पल, शरीफा, ये जितनी फसलें मैंने बताई हैं, इसके अलावा कुछ और फसलें हैं, इन सभी को भारत में पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। इसके अलावा भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग, जहाज निर्माण उद्योग का प्रयोग, ये पुर्तगालियों के द्वारा ही किया गया था, पुर्तगालियों की ही देन है। और भारत में पहली पुस्तक गोवा के जो पादरी थे उनके द्वारा 1557 में छापी गई थी। तो आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष थे? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 1924 में। कब थे? 1924 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो महात्मा गांधी एकमात्र बार ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, वो 1924 में ही बने थे। उसके अलावा किसी वर्ष ये दोबारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। इससे थोड़े से मिलते जुलते फैक्ट मैं आपको और बता दूं। बात करते हैं अगर महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसीलिए
मतलब इसी वजह से जनवरी में चूँकि लौटे तो जनवरी में ही प्रवासी दिवस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब अटल बिहारी वाजपेयी थे उनके दौरान ही प्रवासी दिवस की शुरुआत की गई थी। तो फैक्ट आप याद रखेंगे क्यों शुरुआत की गई थी प्रवासी दिवस की, क्योंकि 1915 में ही महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत लौटे थे। कहाँ से लौटे थे? साउथ अफ्रीका से भारत की ओर लौटे थे। आई होप आपको ये बात पूरी समझ में आई होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगालियों का उपनिवेश नहीं था। तो सबसे पहले बात करते हैं कि उपनिवेश होता क्या है। अगर बात करते हैं उपनिवेश की परिभाषा की तो उसके अंतर्गत आप ये देखेंगे कि ऐसे प्रदेश या ऐसे राज्य या कोई देश जहाँ पर कोई बाहरी देश अपना ज़बरदस्ती आक्रमण करके या किसी भी राजनीतिक सूझबूझ के द्वारा किसी देश पर की दूसरी ज़मीन पर अपना अधिकार जमा ले, अपना साम्राज्य स्थापित कर ले, तो ऐसे देश उस जिस देश के द्वारा वहाँ पर साम्राज्य स्थापित किया गया है उस देश के अधीन हो जाते हैं और इसे हम कहते हैं उपनिवेश। तो आपको उपनिवेश की परिभाषा समझ में आई होगी। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कौन सा उपनिवेश पुर्तगालियों का उपनिवेश नहीं था, यानी ऐसे कॉलोनियल जो प्लेस था जो पुर्तगालियों के उपनिवेश मतलब पुर्तगालियों की कॉलोनियल में नहीं आता था। तो पुर्तगालियों की कॉलोनी में या उपनिवेश में कौन सा नहीं आता था? तो वो था ऑप्शन सी, मछलीपट्टनम। क्यों नहीं आता था? क्योंकि यह डच का उपनिवेश था। यहाँ पर किसका अधिकार था? डचों का अधिकार था। इसके अलावा एक प्रश्न आप यहाँ पर और देख लें कि अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से जो यूरोपियन कंपनी थी सबसे पहले भारत में आई, फिर कौन आया। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, सबसे पहले आए थे पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे। इस प्रकार से इनके आने का क्रम है और इस क्रम से कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, तो आप इस बात को पूरा याद रखें। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे कि पहली बात तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मछलीपट्टनम। इसके अलावा अगर आप देखें तो पुर्तगाली जो जिनके उपनिवेश थे तो दमन है, जो दमन है या बासिन है या गोवा है, बॉम्बे है, कन्नौर है, कालीकट जो था जो कोचीन में है, या कोलंबा है, मतारा है, ट्रिंकमेल है, नागपट्टनम है। तो इस प्रकार से इनके कुछ जो है ये और भी उपनिवेश थे यहाँ पर। इसके अलावा अगर आपको मैं बताऊँ यहाँ पर तो जो डच थे, जैसे मछलीपट्टनम में मैंने आपको बताया कि मछलीपट्टनम किसका उपनिवेश था? डचों का उपनिवेश था यहाँ पर। तो 1605 में सबसे पहली पुर्तगाली फैक्ट्री कहाँ हुई थी? वो थी कहाँ पर? मछलीपट्टनम में। कहाँ पर थी? मछलीपट्टनम में। तो ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि डचों की फ्रांसीसी की सबसे पहली फैक्ट्री कौन सी थी, या जो आपका अंग्रेज थे इन्होंने सबसे पहले फैक्ट्री कहाँ पर डाली थी। इसी प्रकार से डचों के बारे में पूछते हैं कि डच की सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ थी, तो 1605 में मछलीपट्टनम में ही डचों की पहली फैक्ट्री थी। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन तीसरा भी समझ में आया हो गया होगा। तो इस जितने भी फैक्ट है आप चाहें तो कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं, या वीडियो को 2-3 बार अगर आप देखेंगे तो अच्छे से सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे और एग्ज़ाम के लिहाज से आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं कि महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? तो किसने संबोधित किया था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। तो बात करते हैं कि कब कहा था। तो सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा फैक्ट को देखेंगे कि 1939 में एक कांड हुआ था जिसे बोलते हैं त्रिपुरी कांड। त्रिपुरा नहीं, त्रिपुरी कांड हुआ था। और यहाँ पर महात्मा गांधी के एक जिन्हें दाहिने हाथ कहते थे उनका नाम था सीताभी पट्टाभिरमैया और सुभाष चंद्र बोस के बीच में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के लिए चुनाव हुआ था। और गांधी जी के जो पट्टाभी सीतारमैया थे उनकी हार हो गई थी और सुभाष चंद्र बोस उस राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव को जीत गए थे। तो इस हार को गांधी जी ने अपनी व्यक्तिगत हार मान लिया था और इसी वजह से जो सुभाष चंद्र बोस ने उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था।
राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। और इस्तीफा देने के बाद उन्होंने एक फॉरवर्ड ब्लॉक करके अपनी एक पार्टी बनाई थी। और 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से एक संदर्भ प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को देश का पिता कहा था या राष्ट्रपिता कहा था, और उनसे आशीर्वाद मांगा था कि जो उनकी भारतीय जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई थी उसमें वो कामयाब हों। और इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा था। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत में यातायात व्यवस्था या जो ट्रैफिक सिस्टम था उसकी शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है? भारतीय शासक को, ब्रिटिश शासक को, मुगल शासक को या डच शासक को? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी, ब्रिटिश शासक को भारत में यातायात व्यवस्था या ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत करने का श्रेय ब्रिटिश शासक को जाता है। इसके बाद बात करते हैं तो 1854 में जो लॉर्ड डलहौजी था, कि कौन था? लॉर्ड डलहौजी। 1854 में लॉर्ड डलहौजी भारत के मुख्य स्थानों को जोड़ने के लिए एक ट्रंक लाइन की रूपरेखा बनाई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने 16 अप्रैल 1853 को रेलवे की शुरुआत की थी। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि रेलवे की शुरुआत कब की गई थी। तो 16 अप्रैल 1853 को रेलवे की शुरुआत की गई थी। और 1854 में जो ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत की गई थी और 1853 में रेलवे की शुरुआत की गई थी। ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अगला प्रश्न है कि चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? तो बात करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद की शहीद की। तो ये शहीद हुए थे इलाहाबाद में। कहाँ शहीद हुए थे? इलाहाबाद में। चंद्रशेखर आज़ाद एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने कसम खा रखी थी कि कभी भी अंग्रेज़ों के हत्थे नहीं चढ़ेंगे, और इन्होंने बहुत ज़्यादा वेशभूषा बदलने में ये माहिर थे। ये अक्सर वेशभूषा बदल लिया करते थे, जिससे अक्सर ये अंग्रेज़ों की नज़र से छुप करके अपने काम को करते रहते थे। तो ये एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। और 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में, कहाँ पर? इलाहाबाद में एक अल्फ्रेड पार्क है, वहाँ पर पुलिस ने इनको चारों तरफ से घेर लिया था और पुलिस से मुठभेड़ करते हुए इन्होंने वहाँ पर शहीद हो गए थे। पुलिस से मुठभेड़ करते समय ये वहाँ पर शहीद हो गए थे अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में। और इनकी एक पार्टी थी जिसको बोलते हैं HSRA का फुल फॉर्म क्या होता है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्या होता है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इसकी जो गतिविधियां थी इनके समाप्त होते ही इस पार्टी की गतिविधियां भी समाप्त हो गई थी। तो आई होप आपको इस प्रश्न का सभी फैक्ट समझ में आ गए होंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या है ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है? तो इन्हें तो नहीं जाना जाता, CF एंड्रूज को नहीं, चित्तरंजन दास को नहीं। इसके अलावा हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन सी, यहाँ पर ऑप्शन ये जो दिया हुआ है सी, ये गलत नंबरिंग हो गई, इसको नहीं देखेंगे। जयप्रकाश नारायण को क्या लोकनायक के रूप में जाना जाता था? तो लोकनायक के रूप में जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। और समग्र क्रांति का मतलब क्या होगा कि सभी जगह क्रांति। समग्र क्रांति का जो नारा था वो जयप्रकाश नारायण ने ही दिया था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन अवध कृषक आंदोलन का नेता था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबा रामचंद्र अवध के कृषक आंदोलन के नेता थे। इस क्वेश्चन से जुड़े कई फैक्ट बन सकते हैं। जैसे पूछा जा सकता है कि अवध के जो कृषक थे, इस आंदोलन के जो कृषक आंदोलन के जो नेता थे वो कौन थे? तो सबसे पहले तो बात आती है रामचंद्र थे। इसके अलावा ये कहाँ के थे? तो ये महाराष्ट्र के मूल निवासी थे। कहाँ के मूल निवासी थे? महाराष्ट्र के मूल निवासी थे। और इन्होंने जमींदारी के विरुद्ध
अवध के किसानों को, किसको, अवध के किसानों को संगठित करने के लिए पहल की। और ये क्या करते थे, ये सन्यासी रूप में, ये क्या करते थे, सन्यासी के भेष में जगह जगह जा करके किसानों को जागृत करते थे। और जागृत करने के लिए रामचरितमानस, जागृत करने के लिए रामचरितमानस का किसानों को पाठ सुनाया करते थे, रामचरितमानस का। इसके अलावा इससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है, तो ये है कि जो रामचंद्र बाबा थे या बाबा रामचंद्र थे, तो इन्हीं के प्रयास से ही अक्टूबर 1920 में, कब, अक्टूबर 1920 में एक समांतर जो संगठन था, यानी प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया था। 1920 में अवध किसान सभा, अवध किसान सभा का, कहाँ पर, प्रतापगढ़ में। कहाँ पर किया था, प्रतापगढ़ में। कब किया था, 1920 में अवध किसान सभा का गठन किया था। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट आप एक बार फिर से रिकॉल कर लें। यहाँ पर देखते हैं कि प्रश्न बनता है कि कौन अवध कृषक आंदोलन का नेता था। अवध कृषक आंदोलन का नेता थे बाबा रामचंद्र। 1920 में इन्होंने अवध किसान सभा का क्या किया था, गठन कर दिया था। और इसके अलावा इन्होंने जमींदारी के विरुद्ध सबसे पहले किसानों को संगठित किया और उन्हें रामचरितमानस के पाठ सुना करके उनको जागृत किया था। और ये सब मूलतः कहाँ के निवासी थे, तो मूलतः महाराष्ट्र के निवासी थे। तो आई होप आपको सारे फैक्ट समझ में आ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न बनता है कि 1857 के जो स्वतंत्रता विद्रोह थे उसमें भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता संग्रामी कौन थी, यानी प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में कौन सी ऐसी महिला थी जिसने पार्टिसिपेट किया था या भाग लिया था। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेगम हजरत महल। कौन थी, बेगम हजरत महल थी। बेगम हजरत महल ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में लखनऊ से भाग लिया था। कहाँ से भाग लिया था, लखनऊ से भाग लिया था। इसके अलावा 4 जून 1857 की उन्होंने इस विद्रोह की शुरुआत लखनऊ से की थी, यानी 4 जून 1857 की जो शुरुआत थी लखनऊ से बेगम हजरत महल के द्वारा की गई थी। और एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि इनके विद्रोह का दमन करने वाला कौन था। तो जो ब्रिटिश नायक था जिसका नाम था कैंपवेल, तो कैंपवेल ने इनके इस विद्रोह को जो लखनऊ में कर रहे थे उसका दमन कर दिया था। तो इस प्रकार से ये थी 1858 में जो ये क्या नाम था इसका, कैंपवेल ने इसका दमन कर दिया था बेगम हजरत महल के स्वतंत्रता आंदोलन की। और 1857 के स्वतंत्रता विद्रोह था, झांसी से एक अन्य महिला थे जिनका नाम था रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने भी पार्टिसिपेट झांसी से किया था। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन के सारे फैक्ट आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी के द्वारा किया जाता था। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेखपाल के द्वारा। इस प्रश्न को जो सही आंसर क्या है, लेखपाल के द्वारा किया जाता था। और आयोग ने इस प्रश्न का आंसर काजी को माना है, यानी ऑप्शन डी है। तो इस प्रकार से आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई। आयोग ने इसका आंसर सही माना है जबकि लेखपाल के द्वारा भी किया जाता है। तो इन दोनों प्रश्नों को आप किस प्रकार से एग्ज़ाम में ऑप्शन आते हैं उसके हिसाब से इसको रख सकते हैं। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। और अपना सपोर्ट देने के लिए आप इस वीडियो को अधिक से दूर तक फैलाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।